समय बाजार की सबसे बड़ी चिंता भी बन रही है, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसी कंपनियां थी जहां पर रिटेल सब्सक्रिप्शन सबसे ज्यादा था। ताजा उदाहरण पेटीएम ही है। इसके साथ दूसरी कई कंपनियों में हमने देखा है जिन निवेशकों ने भारी भरकम पैसा लगाया वहां पर या तो पोजीशंस कट रही हैं या फिर वो पैनिक में बेच रहे हैं। सुमित मेहरोत्रा मेरे साथ हैं। सुमित, ऐसी कई कंपनियां हैं, पेटीएम, नायका, पीबी फिनटेक, सफायर, जिनकी सभी की इसी महीने लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी, लेकिन उन कंपनियों की बात करते हैं जहां पर रिटेल पार्टिसिपेशन सबसे ज्यादा था, उनकी स्थिति क्या है, यहां पर कितना प्रेशर आया है? देखिए, इस साल बहुत ज्यादा एक्टिवली रिटेल ने पार्टिसिपेट किया है आईपीओज के अंदर, और कई ऐसे आईपीओज रहे हैं जहां टोटल सब्सक्रिप्शन से ज्यादा हमने रिटेल की तरफ सब्सक्रिप्शन आता हुआ दिखाई पड़ा है। ऐसे बहुत आईपीओज भी रहे हैं जहां स्थिति ठीक रही है, लेकिन मेजर ऑफ देम जो है इस साल के आईपीओ जहां पर रिटेल का पार्टिसिपेशन टोटल सब्सक्रिप्शन से ज्यादा है, वहां पे बिकवाली ज्यादा आते हुए दिखाई पड़ी है। एक एक करके आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे। सबसे पहले पेटीएम, हाल की लिस्टिंग करीब 1.9 टाइम्स ये सब्सक्राइब हुआ था और रफली 1.5 गुना के आसपास, यानी कि आसपास ही कहीं रिटेल का हिस्सा ही भरा था। शेयर इशू प्राइस से करीब 35% नीचे, ये थोड़ा और वेरिएट करेगा, लेकिन हाँ 30-35% बिकवाली यहां आ चुकी है। सफायर फूड, टोटल सब्सक्रिप्शन करीब 6.5-7 गुना के आसपास, रिटेल के साथ 9 गुना सब्सक्राइब हुआ था। ये इशू प्राइस से करीब 5-7% नीचे है। अभी 3% थोड़ी देर पहले था, 4-5% की गिरावट और बढ़ गई है। फिनो पेमेंट बैंक 2 गुना सब्सक्राइब हुआ था, कुल आईपीओ करीब 6 गुना सब्सक्राइब हुआ था। रिटेल हिस्सा शेयर करीब 31% वहां से नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कृष्णा डायग्नोस्टिक 64 गुना ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और एक बड़ा हिस्सा 42 गुना रिटेल का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। करीब 34% ये भी अपने इशू प्राइस से नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। विंडलास बायो 22 गुना सब्सक्राइब हुआ था टोटल आईपीओ और करीब 24 गुना सब्सक्राइब हुआ था रिटेल हिस्सा। 38% ये भी अपने इशू प्राइस से नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ग्लेनमार्क लाइफ, ये जब से आईपीओ आया तब से ही इसमें दिक्कतों का दौर चल रहा है। 44 गुना सब्सक्राइब हुआ था, 15 गुना यानी बड़ा हिस्सा यहां पर भी रिटेल ने सब्सक्राइब किया था। 15% ये भी अपने इशू प्राइस से नीचे कामकाज कर रहा है। सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5 गुना ये सब्सक्राइब हुआ था टोटल, 3 गुना इसमें रिटेल का हिस्सा सब्सक्राइब हुआ था। ये भी 50% अपने इशू प्राइस से नीचे अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और आखिरी में 2 और अहम नाम, एक कल्याण ज्वेलर्स जिसमें करीब 2.5 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और 3 गुना रिटेल हिस्सा भरा था, 18% ये नीचे। और एक इशू जो आईपीओ से अब तक अपने इशू प्राइस को पार नहीं कर पाया वो है आईआरएफसी का, करीब 3.5 गुना सब्सक्राइब हुआ था टोटल, 3.5 गुना के आसपास ही सब्सक्राइब होता रिटेल हिस्सा और ये 10% अपने इशू प्राइस से नीचे, वो भी तब जब लोअर लेवल से एक बड़ी रिकवरी दिखा चुका है। तो मेजरली इन सभी में वो रिटेल निवेशक जिन्होंने ज्यादा बड़ी मात्रा में अपना पैसा लगाया था उनकी पूंजी फंसी है और उनको अब तक इशू प्राइस का दाम नहीं मिल पाया है। कुछ ऐसे आईपीओ जरूर हैं जहां पर इशू प्राइस से ऊपर वो कामकाज कर रहे हैं, भले ही रिटेल पार्टिसिपेशन अच्छा था लेकिन उनकी संख्या इनके मुकाबले इस साल में काफी कम है। इनफैक्ट अब इतने पैनिक में और लोगों में पैनिक बढ़ रहा है कि जहां पर नुकसान है उसको फटाफट निकालना शुरू करें। शुक्रिया सुमित इस अपडेट के लिए। मानस, ऑफ कोर्स इन कंपनियों पर स्पेसिफिकली मैं आपसे राय नहीं मांग रही हूं, लेकिन आपके एक्सपीरियंस में निवेशकों को करना क्या चाहिए? क्योंकि अब देखिए 2021 की खासियत यही थी कि कई सारी कंपनियों की लिस्टिंग हुई, कई बहुत बढ़िया पैसे बनाकर दे गई हैं, लेकिन अब वहां पर उतने रिटर्न्स है नहीं। तो क्या ये एक लर्निंग है कि स्पेशली आईपीओज में आप अपना आधा पैसा तो निकाल लें ताकि इतना पैनिक आगे ना देखने को मिले? देखिए, एक फ्रेंजी चल रहा था जहां पर हमें आईपीओ में एक बढ़िया लिस्टिंग देखने को मिलती थी और उसके बाद एक बहुत बढ़िया रैली देखने को मिल रही थी। लेकिन अब देखिए जो माहौल है वो थोड़ा बदला है मार्केट में। अभी तक निफ्टी में हमने लगातार हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते देखे थे, लेकिन अब लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। और हमें तो पहली चीज सिखाई जाती है कि ट्रेंड के साथ ही चलना बेहतर रहता है। तो जब ट्रेंड निगेटिव हो तो चाहे वो प्राइमरी मार्केट हो चाहे सेकेंडरी मार्केट हो, आपको वहां पर कॉशियस हो जाना चाहिए। जहां छोटा मोटा मुनाफा मिले वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक करके निकलना चाहिए। और सबसे बेसिक सी चीज है कि हमें फंडामेंटल्स को भूलना नहीं है, तो वहीं पर जाइए, फंडामेंटल्स को चेक करिए और तब आपको फंडामेंटल जो अच्छे स्टॉक्स है वहां ट्रेडिंग करिए, स्टॉप लॉस लगाइए, ट्रेडिंग करिए। लेकिन जहां पर आपको फंडामेंटल वीक लगते हैं और आपको टेक्निकल का सहारा नहीं है, जो नए स्टॉक है, तो वहां तो आपको फंडामेंटली आपको बिल्कुल एनालाइज करना पड़ेगा और एक वीक मार्केट में आपको बिल्कुल अपनी पोजीशन से एग्जिट करना पड़ेगा। अच्छा, तो फंडामेंटल्स की बात करें, बजाज फाइनेंस के लिए ऐसा कुछ अलग बिगड़ा नहीं है, वहां पर बिजनेस अच्छा खासा चल रहा है, उनके नंबर्स में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। यही स्थिति हमने देखी है चाहे वो टाइटन हो या फिर आपके टाटा मोटर्स जैसे कारोबार में हो, क्योंकि टाटा मोटर्स के लिए स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर की क्राइसिस धीरे धीरे करके रिजॉल्व हो रही है।
इन कंपनियों में इतना जो पैनिक आया है, क्या डिप पर कुछ खरीदना चाहेंगे आप? बिल्कुल खरीदना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपने अभी थोड़ी देर पहले टाटा मोटर्स की बात की। ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है। जब हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं तो वहां पर बहुत स्ट्रेंथ दिखती है और ये कंसोलिडेशन का दौर है। छोटा सा करेक्शन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो बिल्कुल भी नहीं बिगड़ा है। मेरे हिसाब से करेक्शन देखने को मिले तो ये एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है जहां पर खरीदारी करनी है। और दूसरा एक बेहतरीन स्ट्रक्चर है रिलायंस इंडस्ट्रीज का, जहां पर हमने करेक्शन तो देखा, लेकिन अभी भी स्टॉक अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मेरा समझना है कि इस गिरावट पे रिलायंस में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। मैं निवेश की बात कर रहा हूं आने वाले 6 महीने के लिए, और शायद आपको 2950 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इस गिरावट पे 2 स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज और टाटा मोटर्स में बिल्कुल निवेश करना चाहिए। तो मौका है इस गिरते बाजार में भी